हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, मैं सरोज कुमार शर्मा। आज मैं आप लोग को क्लास 10th केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर बताऊंगा जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। गाइज, आज से हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। आप प्रतिदिन मेरे चैनल बढ़ रहे हैं। मैं एक एक करके प्रत्येक किताब के प्रत्येक चैप्टर को कवर करा दूंगा। आज से हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर आज है। मैं आपको प्रतिदिन सुबह में 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में वीडियो अपलोड करूंगा। आप उसे ध्यान से देखिए, यानी मॉर्निंग में आपके 10th क्लास की पढ़ाई होगी। तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, देखते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज देखते हैं। कल इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है? किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे, VVI प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण का संतुलन किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण का संतुलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि उनसे उपचय न हो सके? यानी बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। तो अब याद रहे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है, अक्रिय होता है और यह किसी जीवन की उत्पत्ति के लिए अनिवार्य नहीं हो पाता है। यानी कहने का अर्थ है खाने वाली सामग्री को खराब नहीं होने देता है। आप देखिएगा, खाने वाली जितना सामग्री है सब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जैसे चिप्स का पैकेट हो गया, कुरकुरे का पैकेट हो गया, जो फूला हुआ दिखता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो खराब ना हो। वहीं अगर लिक्विड होगा तो CO2 गैस भरा जाएगा और ठोस है तो नाइट्रोजन गैस भरा जाएगा। ठीक है, अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? तो आपका आंसर होगा, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर सकता है परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। यानी याद रहे, उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को स्पीड करेगा या स्लो कर देगा, लेकिन स्वतः अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? काफी सिंपल है, आप इसे याद भी किए होंगे। किसी एक या अधिक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना जिसका संगठन तथा गुण भिन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऐसे भी आप कहेंगे, चलेगा। नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो याद रहे, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलता है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं KClO3 तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, KClO3 क्लोराइड हो गया। जैसे गर्म करेंगे तो O2 गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, अगला है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है? ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रहे, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्मा निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। तो याद रहे, जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। कोई धातु हो, कोई अम्ल हो, जब अभिक्रिया करेगा तो H2 गैस बनाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट, वह अभिक्रिया कौन सी है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? वह अभिक्रिया कौन सी है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? तो देखिए, वह हो गया आपका
2AgBr को जब सूर्य के प्रकाश में हम रखते हैं तो 2Ag प्लस Br2 बनता है। ठीक है, इसी का उपयोग करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रहे, जब कोयले को हम वायु में जलाएंगे तो क्या करता है, CO2 गैस निकलता है जो कि संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वही संयोजन, यानी कोयले को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जो कि संयोजन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। आप ऐसे याद रखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। कोई ऑक्सीकरण अवकरण का अभिक्रिया उदाहरण दीजिएगा, वो रेडॉक्स हो जाएगा। जैसे मैंने एक लिख दिया है ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, यहाँ O आकर C में जुड़ जाता है तो O C में जुड़ा तो C का ऑक्सीकरण हो गया, और Z से O हटा तो Zn का क्या हो गया, अवकरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवकरण दोनों क्रियाएं साथ में होती है और तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? तो याद रहे, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीकृत होता है या अपचयित होता है, यानी अवकृत होता है या ऑक्सीकृत होता है, ये बताना है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम उपचयित होता है या अपचयित? तो आप याद रहे, मैग्नीशियम हमेशा उपचयित होता है, यानी वायु में जला रहे हैं, हवा से संयोग कर रहे हैं तो ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयित होता है, उपचयित माने ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है? तो आप याद करें, हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को यह हो जाए गर्म करने पर वह श्वेत हो जाता है। हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर वह श्वेत हो जाता है। गर्म करने पर वह श्वेत हो जाता है, यहाँ लिख दीजिए गर्म करने पर वह श्वेत हो जाता है, उसका हरा रंग जो है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं का नाम बताएं। यानी आपको 3 ऐसे धातु का नाम बताना है जो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो 3 धातु कौन है? आयरन है, जस्ता है, मैग्नीशियम है। यह कॉपर से कहीं ज़्यादा क्रियाशील होता है, फेरस, जिंक और मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो सिंपल है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहा जाता है या चूना पत्थर कहा जाता है। CaCO3 संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर कहिए। अगला है Zn, Pv तथा CO की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए, यानी इसको क्रम से सजा देना है, जिसकी क्रियाशीलता अधिक है पहले लिखना है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है Zn, फिर होता है Pv और सबसे कम क्रियाशील है CO। तो Zn इज ग्रेटर देन Pv इज ग्रेटर देन CO हो जाएगा। ठीक है, अगला है रासायनिक अभिक्रिया के होने को किन प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के होने को किन प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है? तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने को निम्न प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इन प्रेक्षणों के होने पर हम कह सकते हैं कि दी गई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। यानी मैंने कुछ प्रेक्षण लिखा है, अगर ऐसा होता है तो हम जानेंगे कि अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये प्रेक्षण हो गए। देखिए, पहला, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है, या पदार्थ का रंग बदलना, या किसी गैस का निकलना, या अभिक्रिया के तापक्रम में परिवर्तन होना। ये 4 स्थिति है जो बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को तथा प्रतीकों के रूप में उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी फिर से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों या उत्पादों को तथा प्रतीकों के रूप में उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने को ही रासायनिक समीकरण
कहा जाता है, या उनको कर दीजिएगा तथा को, ठीक है। रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है, उदाहरण सहित बताइए। तो रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए, एक शब्द समीकरण होता है, दो प्रकार से लिखते हैं रासायनिक समीकरण को। सबसे पहला हो गया शब्द समीकरण। कहा जाए इस समीकरण में अभिकारकों से उत्पाद बनने को एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखते हैं तथा सभी अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य योग का चिन्ह लगाते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की तरफ से होता है, इससे अभिक्रिया के होने की दिशा ज्ञात होती है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन संयोग किया तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा हो गया सूत्र गणितीय समीकरण। तो देखिए, शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जिससे यह अधिक उपयोगी बन जाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। यहाँ रासायनिक लिखिएगा, ये रासायनिक कहता है जैसे 2Mg प्लस O2 MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया दो प्रकार का, एक शब्द समीकरण, एक सूत्र के रूप में समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आंसर हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन या बहुत ऋणीय भाग में वृद्धि अथवा हाइड्रोजन या बहुत धनीय भाग में कमी होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ऑक्सीजन का संयोग हो या बहुत ऋणात्मक तत्व में या भाग में वृद्धि हो जाए, या हाइड्रोजन का वियोग हो या धनात्मक तत्वों में कमी हो जाए, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए Mg प्लस O2, यहाँ ऑक्सीजन संयोग होता है, अतः यहाँ Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। H2S प्लस Cl2, यहाँ क्या हो रहा है देख लीजिए, यहाँ जो उदाहरण दिया गया H2S प्लस Cl2, तो यहाँ देखिए S क्या हो गया, अलग हो गया, और Cl आकर जुड़ गया, Cl जुड़ गया। तो यहाँ Cl जुड़ रहा है, ऋणात्मक तत्व में वृद्धि हो रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ देखिए Mg में O2 की तथा बहुत ऋणीय भाग की वृद्धि हुई, जबकि उदाहरण 2 में देख लीजिए S में H2 अर्थात बहुत धनीय भाग में कमी हुई है, अतः यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O का संतुलित समीकरण क्या होगा। तो देखिए यहाँ संतुलित का मतलब क्या हो, देख लेते हैं कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर है या नहीं। तो CH4 यहाँ O2 दूगो था, यहाँ राइट साइड में देखते हैं 2 और 1 3 गो हो रहा है। तो यहाँ बराबर करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ 2 से गुना कर दिया। तो देखिए 2 से गुना किया गया, तो इधर भी H2 में 2 से गुना किया, तो यहाँ 2 और 2 क्या हो गया, 4 गो हो गया, यहाँ पर भी वो 4 गो हो गया, बराबर हो गया, संतुलित हो गया। बाकी सब देखिए सब इक्वल है। टोटल कार्बन की संख्या यहाँ 1 है तो इधर भी 1 है, H की संख्या 4 है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, O की संख्या 4 तो इधर भी 4 हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। N2 तथा H2 की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच कैसे अभिक्रिया होगा, समीकरण लिखना। तो N2 प्लस H2 NH3 बनाता है, तो 3 से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो H की संख्या बराबर होगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया का निर्माण करता है, ठीक है। अगला, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे यहाँ अभिक्रिया दिए, सोडियम सल्फाइड जल और क्लोरीन मिलकर सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na2SO3 प्लस H2O प्लस Cl2, जैसे मिलेगा तो Na2SO4 बनाएगा प्लस 2HCl बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ को पहचाने। यहाँ ZnO प्लस C एरो Zn प्लस CO है, इससे बताना है किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीकरण और किसका अवकरण हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया पहले लिख लेंगे और एरो के चिन्ह के लिखेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है और जिनमें उपचयन तथा अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती है, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। प्रश्न में दी गई अभिक्रिया में Zn का अपचयन और C का उपचयन होता है। आप यहाँ याद रखिए, अगर दो पदार्थ संयोग कर रहा है तो एक का उपचयन होता है, दूसरा का अपचयन होता है। तो अगर उपचयन अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है तो ऐसी क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए गाइज, आज
हम लोग अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। आप इतने प्रश्नों को पहले अच्छा से देखिए और याद कर जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।